जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों का आज की इस चर्चा सत्र में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे एक व्यक्तिमत्व को मिलने जा रहे कि मेहनत, संयम और शिस्त, इस त्रिसूत्री का अपने जीवन में पूरी तरह से अंगीकार करके अपने पूरी 70 साल की जीवन प्रवास को आज हमारे साथ बखाने के लिए मैं कहना चाहूँगा 70 साल के अनुभव को संपादित करके ये 70 साल का एक तरुण, सदा प्रसन्न और हंसमुख व्यक्तिमत्व आज हमारे साथ, आपके साथ चर्चा करने के लिए शामिल होने जा रहे हैं। शायद नाम आप पहचान ही गए रहेंगे। आज के व्यक्तिमत्व है पुरुषोत्तम जी, गोवर्धन दास जी मुंदड़ा, हम सबके अपने पीजी सर। आज की चर्चा सत्र में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद। आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया और मौका दिया, इसलिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। ये एमपी परिवार का सौभाग्य है सर कि आप एमपी परिवार के साथ भी जुड़े हो और इतनी 70 साल की जो आपका जीवन प्रवास है वो आज हमारे साथ शेयर करने के लिए टाइम निकाल के आया। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपका बचपन था उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। वैसे मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और मैं बहुत छोटे गांव के अंदर पैदा हुआ और वहाँ पर ही मेरा स्कूलिंग हुआ है। कौन सा गांव था अपना? सिरसम बोलकर है, हिंगोली से आगे 31 किलोमीटर। अच्छा। यहाँ से हिंगोली लगभग 500 किलोमीटर है। हाँ। तो वहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर हुआ। और फिर उसके बाद में हम, क्योंकि पूरा जॉइंट परिवार था, घर में बच्चे वगैरह बहुत रहते थे और पिताजी का हमारे तरफ एक ही कहना था कि भाई आपको खेती करना है, बड़ा होकर तो खेती करना है, आपको पढ़ाई नहीं करना है। अच्छा। इसलिए वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। हाँ। और पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं फिर अगली पढ़ाई करने के लिए हिंगोली आ गया। तो हिंगोली में मैंने अप टू 10th किया और 10th होने के बाद में अच्छे मार्क मिले। और हमारे समय इतने एवेन्यू नहीं थे कि खैर इतना ही पता था, या तो मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो या वकील बन जाओ। तो हमने सोचा चलो साइंस ले लेते, मेडिकल करते हैं। लेकिन शायद किस्मत तो कुछ और ही था, तो हमको मेडिकल का चांस मिला नहीं। और फिर क्या है, मैंने बीएससी कंप्लीट किया। लेकिन मेन टाइम ऐसा मेरे पिताजी गुजर गए, तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था। इसलिए मेरे सर पर पूरी जिम्मेवारी आ गई। तो मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था और जल्दी से जल्दी अर्निंग चालू करना था। तो बीएससी के बाद में देन आई ऑप्टेड फॉर एमबीए। मैंने एमबीए किया और एमबीए करती तुरंत जॉब ले लिया। ये मेरा बचपन का ही शॉर्ट जीवन प्रवास है। जहाँ तक मुझे मालूम है शायद 0.1 या 0.2% से आपका मेडिकल का एडमिशन है। केवल 2 मार्क कम पड़ गए थे, 5 इसीलिए। लेकिन अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने एमबीए कर लिया तो आप लोगों का साथ मिल गया। तो फिर वहाँ से हिंगोली से आगे का आपका जीवन प्रवास कैसे रहा? शिक्षण होने के बाद में एमबीए किया, नौकरी जरूरी थी। पहली नौकरी मिली मुझे, वो मिली पटियाला, प्राइवेट फॉर्म में मिली, हिंदुस्तानी वायर प्रोडक्ट्स बोलकर। तो पटियाला शहर मेरे लिए नया था, गांव नया, भाषा नया, कल्चर नहीं, सब कुछ नया था। तो वहाँ पे अडॉप्ट करना पहले थोड़ी तकलीफ हुई मुझे, क्योंकि अपन शुद्ध शाकाहारी है और वहाँ पर शाकाहारी मिलना बहुत मुश्किल है। पर सिखाया सा मैंने वहाँ पर। तो मेरा पहला लर्निंग लेसन वहीं पे मुझे मिला कि जो नई जितनी भी चीज़ें मिली उनसे अडॉप्ट कर लो तो आगे जा सकते, नहीं जा सकते। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। लेकिन क्योंकि मैं बहुत दूर था, उस समय साधन कल पत्र का होता, जब हम आपस में बात करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। तो माँ ने कहा कि बेटा एक काम कर, तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके महाराष्ट्र में आ जाओ। तो उसके बाद में मैंने जॉब लिया हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स रसायनी में। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज थी। वहाँ पर मैं लगभग 4.5 साल तक रहा। वहाँ पर जॉब किया मैंने। जिस दिन लैंड एक्वायर हुई थी, वहाँ से लेकर कमर्शियल प्रोडक्शन था, तब तक मैं वहाँ पर काम किया। अच्छा। और इनिशियल स्टेज थी, इसलिए एक्सपोजर बहुत मिला मुझे। हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिलता था। मैं पढ़ने के लिए मुझे लर्निंग बहुत मिली वहाँ पर। वहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग तो मिली, हमारे जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने कहा था कि आपका जितना भी पगार है उसमें से 50 रुपये आपको सेविंग करना है। वो 50 रुपये सुनते अंदर आँखें से ऊपर होगी, है कितना पगार, 600 में से 50,000 हाथ में क्या पड़ने वाला। लेकिन दैट वाज अ गुड हैबिट, आई टेल यू। वो आगे तक अभी तक वो हमको आदत लगी हुई है। अच्छा, रसायनी में रहते रहते फिर क्या हो गया कि हम मेरे पूना में फूफा जी रहते थे, तो उनसे मेरा संपर्क था। तो उन्होंने कहा कितने दिन तक तो नौकरी करेगा, आज आप हम कुछ व्यवसाय करते हैं। और बीइंग मारवाड़ी माहेश्वरी अपनी खून में रहता हो तो आपको पता ही है। तो आई केम टू पुणे
अच्छा। पहले आके सर्वे किया और पता चला कि यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने सर्वे करके स्टील का ट्रेडिंग चालू किया। यहाँ पे एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा मैं आपको। जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया ना, तो उस समय ऑलरेडी एस्टेब्लिश यहाँ पर सप्लायर थे। तो यहाँ के जो सीनियर मोस्ट सप्लायर थे, उनके सामने जाकर मैं बैठा रहा हूँ, उनको कहा भाई मुझे ऐसा सब धंधा चालू करना है, आप ही क्या राय रहेगी। उन्होंने मुझे एक सूत्र बताया था कि बोले अपने स्टील के व्यवसाय में लोग कहते एक है और देते एक है। मतलब ग्रेड 1 बताएंगे, देंगे दूसरा ग्रेड, वजन 1 बताएंगे, देंगे दूसरा वजन। तो बोले ऐसा चीटिंग नहीं करना है, इतना पर बोले धंधे की कोई कमी नहीं। और बिलियो भी आज तक मैं वो फॉलो करता हूँ। नहीं तो हमारा स्टील इंडस्ट्री से बदनाम बहुत है, ग्रेड बोलेंगे एक ग्रेड, देंगे दूसरी ग्रेड। तो दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम द सीनियर पर्सन। तो जब हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप का फर्म था हमारा, मैं आया यहाँ पर 82 में आया, और 82 से लेके 87 तक हमारा पार्टनरशिप चला। अनफॉर्चुनेटली पार्टनरशिप ब्रेक हो गया हमारा। वो जैसे ही ब्रेक हुआ तो 2 बच्चे, बीवी, बैंक में बैलेंस नहीं, घर में बैठे रहे, क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। वर्चुअली मुझे याद है कि 1 मई से लेकर 7 मई तक मैं घर में खुद को लॉक कर लिया था, बिल्कुल बाहर निकला ही नहीं। तो उस समय मेरी मिसेस वंदना ने मुझे कहा कि आप बाहर जाओ, कुछ तो करो, घर में कितने दिन बैठेंगे। तो उस समय उसने मुझे 120 रुपये दिया। तो आनंद, मेरी आज जो भी कोई ये है संपत्ति है वो 120 की इन्वेस्टमेंट है। 120 रुपये का राज क्या है? 120 रुपये का कैपिटल डाल के जो भी शॉप ने जो कड़ा दिया है, तो मैं 120 का भी एनालिसिस देता हूँ मैं आपको कि मैंने 112 रुपये का पास निकाला और 8 रुपये जेब में रखा इमरजेंसी बोलकर। वर्चुअली मैं वहाँ से मतलब बम्बई से आया तो भूखा ही आया था, लेकिन उस दिन इतना खुश था कि भूख की कुछ मतलब महसूस ही नहीं आप क्या बोलकर। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। उस समय काफ़ी लोगों ने मुझे ऑफर दी कि आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा भाई अब मैं करूँगा तो खुद का, नहीं तो करना ही नहीं है। ऐसे हमने ट्रेडिंग चालू कर दिया। ट्रेडिंग करते करते फिर 95 के अंदर लक्ष्मीकांत पास आउट हुआ बी, और रिजल्ट आने के लिए कुछ समय था। तो मेरे साथ मैं ज्वाइन हो गया, मास्टर जी मैं साथ बैठूंगा, कोई बात नहीं बैठो। लेकिन 3 महीने में उसने डिसाइड कर लिया कि अपन मैन्युफैक्चरिंग कर। तो देन वी स्टार्टेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर। तो ऐसे हमारी गाड़ी आगे भी बढ़ती गई। फिर सन 2000 के अंदर हमको जड़ा हुई तापड़िया अवार्ड मिला, जो MIG की ओर से दिया जाता है। एंड दैट वाज, आई टेल यू, बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जब तक आपको समाज के अंदर कोई पहचान नहीं होती ना, तब तक कुछ मज़ा नहीं आता। हम समाज में रहने वाले लोग हैं, और समाज आपको कब एक्सेप्ट करता है, आपके पास जब नाम आ जाए तब तक कुछ आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अवार्ड ने हमको नाम भी दिया और हमारी इज्जत भी की, नई अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर मेरा बाद में बिजनेस बढ़ता गया। उसके बाद में हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने एक के साथ में टाई अप कर लिया, एक कंपनी के साथ में। हमारा बिजनेस वन साइडेड ग्रोथ हो रहा था। सबने एक ऐसा सुना है कि 2008 में कोई एक आर्थिक संकट आपके जीवन में आया। आपने काफी इन्वेस्टिगेशन किया है मेरे बारे में। हम लोग वही सब चीजें जानने के लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया है कि वो जो एक आर्थिक संकट आया था, वो टाइम के हिसाब से आपके लिए वो एक लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो टाइम पे हालांकि आप मार्केट को थोड़े दिन होल्ड कर सकते थे, इतना आपका वहाँ पे होल्ड था भी, पर उसके गुडविल थी हमारी। हाँ, गुडविल थी, पर उसके बावजूद भी अपने अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसको फेस कर दिए, पर मार्केट को होल्ड नहीं किए। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या भावना थी ऐसी। नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है कि एक बात होती है ना कि पैसा तो आप कभी कमा लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं मिल सकती। वो कहावत भी ना, जो बूंद से चल जाए वो हौस से नहीं आती है। ऐसा क्यों भी मैंने नहीं किया। वो हुआ ऐसे कि हमारा एक पार्टी के साथ में बहुत टाइप था। अच्छा, उन्होंने क्या किया, खुद की कंपनी और किसी को बेच दी। अच्छा, जो नया ओनर आया था ना, पहले तो उसने बहुत अच्छा हमारे साथ में 3-4 महीने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में हमारा पैसा पूरा होल्ड कर गया। बहुत बड़ी रकम थी वो, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी उस बार। तो फिर हाथ में पैसा नहीं, फैक्ट्री तो चलाना है, वर्कर है, तो क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने लक्ष्मण से कहा अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बेच देते हैं, इसके पहले कि मार्केट में अपना नाम खराब हो, लोगों के पैसे दे दो। अच्छा, तो हमने हमारे वो प्रॉपर्टी बेच दी और जितना ही पैसा है पूरा का पूरा बिजनेस में इंजेक्ट किया, और किसी को पता भी नहीं चला कि हमारा ऐसा इतना बड़ा हमको इतना हादसा गुजरा है बोलकर। और वही पैसा हमको 2012 में वापस मिला, तो दैट टू थ्रू कोर्ट। तो पता है ऐसे बिजनेस चलते अप एंड डाउन तो चलते हैं। थैंक यू वैल्यू। हाँ, वो हमको, हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया कि मैं चाहता तो लोगों को वो अपने गुडविल के बेसिस पे कह सकता था कि ऐसा हुआ है, लेकिन फिर वो कहने से क्या होता है कि अलग ही नजर हो जाती है लोगों को देखने की, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। अच्छा, हाँ,
तो हमारे नाम का अपने आप का बिल्कुल राइट, वो मार्केट में अपने को उसकी वैल्यू है मेंटेन की। क्या एक खास दर्शकों ने सवाल भेजा आपके लिए कि जो अपना एमपीएफ परिवार है, जिसके जो मेन स्टार्टिंग के पिलर थे उनमें के वन ऑफ द आपको, तो क्या सोच को लेके अपने ये एमपीएफ का? वो मैं आपको बताऊंगा, मेरी सोशल लाइफ शायद मैं बचपन से मुझे मिली हुई है कि मेरी माँ बचपन में हमको है ना बोलती थी कि घर पर ब्राह्मण आया उनको खाना खिलाओ, दरवाजे पे कोई आया उसको दो, और हमारे हाथ से खिलाती थी। शायद कहीं न कहीं जाकर वो संस्कार हमारे जहन में जाकर बैठ गए। फिर जैसे हम बड़े होते गए ना, थोड़े थोड़े कुछ हाथों से काम चलता रहा। और मुझे याद है कि जब मैं पुणे आया ना, तब हमारे यहाँ पर भुआजी थे। तो भुआजी ने मुझे कहा कि तू कितनी कमाई कर, लेकिन मुझे 50 रुपये महीने का देना है, जो मुझे अपने समाज में देने। मैं अच्छा हाँ। और वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आते थे, बिल्कुल जरूरतमंद को लेते थे। तो वो भी एक आदत लग गई। और साथ साथ में फिर हमारे फूफा जी हमको MEPM से गिरा दिया, विद्या प्रचार मंडल से। वो एक हमको एवेन्यू मिल गया। मीन टाइम हो गया क्या कि मैं जो MIG के अंदर अवार्ड मिला ना, तो इसकी मेंबरशिप हमने ले ली। और फिर वहाँ पर मैं पहले मेंबर, फिर सेक्रेटरी, फिर अध्यक्ष बना, और फिर LRPC का मेंबर बना। और वहाँ पर रहते रहते हमने एक मिगेक्स बोल के बहुत बड़ा इवेंट भी किया था। मेरी टेन्योर में 2 बार हुआ, हमने दोनों बहुत अच्छे तरह से इवेंट किए थे। वो भी शायद एक हमको कॉन्टैक्ट काफ़ी लोगों से बढ़ गया। और उसी समय मैं और करवा जी, मतलब बालकृष्ण जी करवा, जो अपने फाउंडर मेंबर है, काफ़ी करीब आ गए। करीब हमने साथ में ट्रैवल भी किया था। तो फिर उनके दिमाग में जब आइडिया है अपन कुछ तो ऐसा करते हैं, तो इनिशियल स्टेज में याद है कि हम करवा जी के घर पर जाकर बैठते थे। डॉक्टर माहेश्वरी थे और भी कुछ समविचारी लोग थे। ऐसे मिलकर हमने वो MPF का शुरू किया। वहीं से आपके सामाजिक जीवन की भी? हाँ, तो फिर ये MPF के अंदर वहाँ पे हम शुरू हो गए। और सर तभी तो ये इंस्टा, व्हाट्सएप, FB ये कुछ नहीं थे। तो अब को ये बात ऐसे ही कि लोगों को कैसे जोड़ते थे फिर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आज भी फिजिकल कांटेक्ट के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, बजाय किसी को विश करना। जहाँ पर मुझे लगता है ना, वहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ। और यहाँ जहाँ पे पॉसिबल वहाँ पे जाके मिलता भी हूँ। और एक बात बताता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे मेरे 3 पीरियड में साथ दी थी, उनको आज भी मैं जाके पर्सनली मिलता हूँ, चाहे साल में 1 बार हो, 2 बार, कुछ न कुछ बहाना कर। तो एक मेरी जो आदत है, वो अपने जो कॉन्टैक्ट्स है ना, उनको बोलना नहीं चाहिए, अपने रूल्स को बोलना नहीं चाहिए। तो एक हो गया। वैसे ही MPF में हो गया। MPF में आ गए तो फिर मेंबर करें, फिर प्रेसिडेंट बन गए। फिर आगे चल के हम PCMC के गार्डियन ट्रस्टी बन गए। उसके बाद में एडिशनल ओनर बन गए। अभी ट्रस्टी में तो प्रोसेस चलती है, जैसा चलता रहा, जिम्मेवारी लेते गए, आगे बढ़ते गए। ऐसा हमारा जर्नी हो गई। ये जैसा देख रहे हैं ना, तो सभी दर्शकों के भी मन में वही सवाल है जो मेरे भी मन में आ रहा है कि देहात से आए, शून्य से शुरुआत की है, और उद्योग विश्व में अपने कदम अच्छे से रोए। सामाजिक जीवन में ऐसे ही कोई पार्श्वभूमि ना होते हुए भी शून्य से आप शुरुआत किए, और उसको भी अच्छा फलाए। तो ऐसा 0 से लेके हर चीज को ऊपर तक ले जाने के पीछे बीज मंत्र क्या है? इसके एक बात पहले बता देता हूँ आपको कि हमारे घर के अंदर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने वाला मैं पहला आदमी, नौकरी करने वाला मैं, इंडस्ट्री डालने वाला मैं। हमारे सब पहले रिकॉर्ड मेरे नाम पे। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या है, तो बहुत सिंपल इसके पीछे लॉजिक। आपके इरादे यदि नेक है और आपने यदि आदमी बरोबर जोड़े हुए हैं, तो आपको सफलता मिलती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आदमी जोड़ते रहो, काम अपने आप हो जाता है। और आज अपन जो भी बात कर रहे हैं ना, आई टेल यू, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल। पुणे में जो भी लोग मुझे मिले ना, उनके बदौलत में आज इस जगह पहुंचा हूँ। सर, हमने सुना है कि सब लोगों को ऐसा जो आपकी जो प्रवृत्ति है कि सबको मिलना जुलना, तो इसके लिए बहाना बोल के आप घर पे रामायण के पाठ भी रख देते थे ताकि 4 लोग आए और जुड़े। वो अलग एक स्टोरी है। वो ऐसा है कि जब हम नए नए पुणे में आए थे ना, जैसे आप भी आगे पता होता भी, कोई रहता नहीं अपना पहचान का। फूफा जी के पहचान से आए थे, खाली उनके जो रिश्तेदार थे 4-5 लोगों से था। तो हमको बड़ा वो अपवर्ड होता था कि क्या कर रहे अपन पुणे के अंदर। अच्छा, बड़े आदमी को बुलावा, आओ, तो कोई आता नहीं है। तो फिर हम क्या करते थे कि साल में 1 बार रामायण का पाठ रखते थे, और पाठ का समापन का जो प्रसाद होता है उसके लिए सीनियर लोगों को इन्वाइट करते थे। तो ऐसा करके गाँव के जितने भी सीनियर थे उनको सबको बताना शुरू कर दिया। तो इनडायरेक्टली हमने खुद का मार्केटिंग में कर दिया। ठीक है, फिर अच्छे वे से एक रेस्पॉन्स बनते गया, फिर हमको एक सोशल प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया। यस, एक खास सवाल आपको मेरे को इसलिए पूछना है कि ये 7 दशकों से अधिक आपकी जर्नी है शहर गांव, जहाँ पे पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर था कि आप भी मैंने कहा 8-9 भाई बहनों, हम 5 भाई और 5 भाई बने, 10 भाई बहनों के परिवार से आप आए हो।
वहां से आज जो हो रहा है कि सज्जन परिवार घटाना, इस विचार को थोड़ा सा प्राधान्य मिलते जा रहा है। तो क्या ये सकारात्मक विचार है? मुझे लगता है मैंने आपको सवाल पूछना चाहिए कि आप ही मुझे बताओगे आपको क्या लगता है। हम मन में पांच में इसके ग्रंथ है, हम 5-5 10-10 बन भाई थे, हमको कोई टेंशन नहीं था, बड़े हो गए सब अपने आप में, सबने अपने एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर ली। आपको एक बच्चा है, 2 बच्चे तो भी आप परेशान हो गए हो, जबकि आप दोनों भी कमाते हो, इतना पैसा कमा रहे हो, फिर भी आपको बोलते नहीं वो बहुत ज्यादा खर्चा लगता है इसलिए बच्चे नहीं होने देना, ये मुझे नहीं डसता है। तो कहीं ना कहीं जाकर इसका इम्पैक्ट अपने समाज पर लॉन्ग टर्म में होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि परिवार इज द फर्स्ट, फैमिली को आप प्राधान्य पहले दो और बाद में आपको व्यापार चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। तो मेरा तो यही आपको संदेश रहेगा। इसके ऊपर जरूर पीछे की पीढ़ी हाँ, मैं चाहता तो यूँ नहीं चाहिए, इसके पास सोचो ताकि कुछ ना कुछ तो हो सके ना, क्योंकि हो ऐसे रहा है कि उसकी वजह से मामा चाचा बुआ बहुत से रिश्ते चले गए, रिश्ते नहीं रहे। ताऊ जी किसको बोलते पूछो, बच्चों को बताएंगे नहीं हो, चाची को ने पता नहीं है, जीजा जी को ने पता नहीं है ही नहीं ना, रिश्ते नहीं। तो एक लेके चल रहे तो होना चाहिए। कहीं ना कहीं परिवार की जो संकल्पना है वो अच्छे से उसको भी बुलाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। वही तो सही। सर, आपका इतना भरी जीवन प्रवास है, उसका देख के मेरे मन में एक ऐसा सवाल आया कि सुखी जीवन का मूल मंत्र जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग हमारी बोली भाषा में, दूसरी भाषा में हैप्पीनेस का इंडेक्स बोलते हैं। तो ये हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है, माने संसाधनों की कमी अभी कहीं रही नहीं, बहुत ज़्यादा है, पर उसके बावजूद भी जिस लेवल पे हैप्पीनेस का इंडेक्स चाहिए, ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि वो नहीं है। तो ये हैप्पीनेस का इंडेक्स कैसे बढ़ा है? ये ना, पहली बात तो आनंद एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, हैप्पीनेस इंडेक्स। मैं घर में रोटी खाकर खुश हूँ और कोई बाहर जाके 5 स्टार में खाकर भी खुश नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, बेसिकली अपनी जो ज़रूरत है ना वो कम करना चाहिए। अपनी नेसेसिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें फर्क होना। हो क्या गया कि हमने सब चीज़ को नेसेसिटी में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जेंट्स के लिए रैक भरी है कपड़ों से, लेडीज़ की साड़ियों से भरी है, फिर भी त्यौहार आगे चले खरीदी गई है ना। तो ये अपने कहीं ना कहीं पर ना ये सोचना पड़ेगा, हम क्या होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी, और हम आपस के जो रिश्ते हैं ना उनको कम इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं भी क्या देखता हूँ, आनंद कौन सा कपड़ा पहन के आया, आनंद का स्वभाव कैसे नहीं, पहले मैं कपड़ा देखता हूँ। तो ये बाहरी तरीका नहीं होता है। हैप्पीनेस तो मिलता है आपको जब आप उसके साथ में बात करोगे, जो विचार मिलेंगे, तो उसको आप कैसा बढ़ावा देंगे, तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा। चीज़ों के प्रति वैसी है, चीज़ों के प्रति आपका लगाव कम बोलना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस ये ऐसी चीज़ है जो हाँ हमारे अंदर है, बाहर नहीं। बाहर ढूंढने में कुछ नहीं मिलने वाला है। बाहर से जितना आप करोगे ना खाली बढ़ता जाएगा, पसारा बोलते हैं ना, पसारा बढ़ता जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। और इससे एक बात और मैं कहूँगा कि आपको है ना अपने मन की बात सुनना चाहिए। लोगों की बात सुन के जाता है, लोगों में तो धड़कन का ये पीएम कहे तू कर सकता, अरे मुझे मेरा पता है ना मैंने क्या करना है, तो मन की बात सुनो। दूसरा है कि आपको सक्सेस लाने के लिए आपके जीवन के अंदर ना आपने डेडिकेटेड हार्ड वर्क करो। एक बार डिसाइड कर लेना कोई चीज़ करना है तो फिर अंत तक जाओ, बीच में छोड़ो मत उसको। मतलब ये भी करूँगा वो भी करूँगा, अभी देखा। मैं मेरा एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने 6-7 बिजनेस के पहले ट्रायल लिया और उसमें से आके एक फाइनल किया। जिस दिन ये फाइनल किया उसके बाकी सब स्टॉप करती है। और एक मैं बात करना चाहूँगा कि आप क्या करो कि आपकी जो एडवर्सिटी है ना उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। ये सब करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जीवन बहुत सरल आसान हो जाएगा। तो मेरा तो संदेश ही रहेगा आप लोगों को कि कम रखो जरूरत, सादा जीवन जियो और मस्ती करो। कोशिश करते हैं कि सर ने जो हमें मूल मंत्र दिया है कि सबसे पहले तो क्या करना है इसका एक कंसेप्ट क्लियर रखें। दूसरा पॉइंट, जब भी सुने तो पहले हम हमारे मन की सुने। तीसरा मुख्य विषय कि एक दिशा में हम लोग प्रयत्न डालते रहे, जितने प्रयत्न करना है उसको एक दिशा में ही लगन के साथ करते रहे तो यश हमारे साथ में बिल्कुल 100% है। आखिरी सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, रामायण के प्रति आपकी ऐसे भी बहुत श्रद्धा है। हाँ, मैं बचपन से रामायण पढ़ता आया हूँ और आज भी मेरे बहुत दिल के करीब रहती है। तो उसको एक माने स्पिरिचुअल एंगल से आप देखते हो या उसमें से और भी? नहीं, उसमें सभी है, स्पिरिचुअल तो है लेकिन लर्निंग ऐसे से बहुत है। उसके अंदर जो बातें बताई गई है वो आज भी बोलते हैं त्रिकाल बाधित सत्य है। खाली मैं एक चीज चौपाई सुनाता हूँ आपको कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परीक्षी विचारी। इसका बहुत सीधा सरल मतलब है कि अपने पर आपत्ति आती है ना तब इन चारों को आप परख लो।
आज आपके व्हाट्सएप पे कितने फ्रेंड्स होंगे, आपको कितने लाइक मिलेंगे, लेकिन समय पे कोई आता है क्या? नहीं आता। जो समय पे आपके साथ में खड़ा हो जाए वही आपका मित्र है। आपके जब संकट आते हैं उसमें आप कैसे बिहेव करते हो, उसके ऊपर आपका धीरज या करेज जिसको बोलते हैं वो आप टेस्ट कर सकते हो। सच्चा मित्र जो है वो आपकी आपत्ति के समय साथ में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। और इवन आपकी बीवी भी है। आजकल तो हम देखते हैं भी छोटी सी बात होगी, नहीं जैसा बोले भाई है क्या ये, यहाँ पर आपने साथ रहने का वादा किया है तो धीरज, तो यहाँ पर तो आपको उस आपत्ति में साथ देना चाहिए ना। सही बात। तो ऐसे इसीलिए वो रामायण का तो मुझे कई चौपाई से बता सकता हूँ आपको, जो आज भी आपको 100% अप्लीकेबल होती है। आनंद, रामायण ना बहुत अच्छा ग्रंथ है, मेरे एकदम दिल के करीब है। आज भी जो है मुझे कोई ऐसा लगता है ना कि मैं द्विधा हूँ तो मैं रामायण खोल के देखता हूँ, और जो सामने चौपाई आती है उसमें मेरा मुझे हल मिल जाता है। यू बिलीव इट और नॉट। मैं आपको एक चौपाई सुनाता हूँ उसकी, कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परीक्षिए चारी। बहुत सिंपल है, एकदम सरल भाषा में बताया गया है कि आपको इन चारों की परीक्षा आपके जीवन में करना है। आज भी आप देख लो ये एप्लीकेबल है कि नहीं। आपकी बीवी है, आपका संकट आते तब आपका करेज कितना है, आपके मित्र है कि नहीं, ये सब मैंने एक चौपाई सुना, ऐसे कई चौपाई आपको सुना सकता हूँ मैं। तो रामायण अपने आप में एक महान ग्रंथ है, जिसके अंदर बिजनेस लेसन भी मिलेंगे और आपको पर्सनल लाइफ की भी मिलेंगी। भगवान ने शून्य में से खड़ा किया था, वानरों को लेकर सीता माँ को लेकर आए थे, तो बहुत सी चीज़ें समझ लगता है। मैनेजमेंट रिलेटेड भी बहुत सी लेसन है। रिसोर्सेस का कैसे यूटिलाइज करना है, कंप्लेन करने के बजाय उसको मोबिलाइज करो रिसोर्सेस। मैंने उसको सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ न देखते हाँ। हुए उसमें से भी बहुत सारी यस मैनेजमेंट रिलेटेड भी जो चीजें 100% में तो एक होगा कि ये मैनेजमेंट गुरु ही समझ लो इसको, रामायण को महाभारत को, दे आर मैनेजमेंट। फर्क इतना ही है कि आजकल हम कह दिए कोई बहुत अंग्रेजी में सॉफिस्टिकेट करके बता देता, हाँ बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम उससे बोलते कि क्या आप तो पढ़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका स्टडी करो और फिर टीका करो। मेरे हिसाब से जो आपको यहाँ पे बुलाने का हमारा जो उद्देश्य था कि वो जो मूल मंत्र है उनको चुन चुन के बाहर लाना है, वो हमारा उद्देश्य पूर्णतः की ओर आगे बढ़ रहा करके। चलो ठीक है सर, एक आखिरी क्वेश्चन आप तुम्हारे लिए कि अपने समाज के लिए, पीछे से आने वाली पीढ़ियों के लिए अब क्या अच्छा है? मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी जोड़ते रहो, आदमी रहे तो सब कुछ है, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। बस मैं यही कहूँ। थैंक यू। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आपको लगे यहाँ पे आए, और वाकई जो यूनिक मंत्र आपने दिया है मुझे लगता है हम लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को इसका बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। धन्यवाद। थैंक यू।